देखिए छात्रों, अभी केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था केमिकल काइनेटिक्स का। और हमने कुछ आपको नोट्स पहले दिए हैं, लेकिन विद्यालय की तरफ से बात मीटिंग में निकल कर आई है कि जो केवल नोट्स हैं वही नहीं दिए जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए। ठीक है, तो उसी क्रम में मैंने हालांकि आपको समझाने की काफ़ी कोशिश की, वीडियोज़ भी बनाए हैं। तो हमने क्या है कि पहले अभिक्रिया की आणविकता और कोटि वगैरह करा दी थी लास्ट वीडियो में, जो वीडियो हमने डाली थी। तो अभिक्रिया की कोटि और कोटि के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ये सब लिखा दिया था। तो अब हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे किसका, अभिक्रियाओं की कोटि के आधार पर जो वर्गीकरण है उनका। ठीक है, और दूसरी बात यह है बच्चों, अभी तक जैसे हम बोर्ड से वीडियो बना रहे थे, अब सारी की सारी वीडियो आपको ऐसे मिलेंगी जैसे वीडियो बनकर आ रही है, और लगभग वही 20 से 25 से 30 मिनट का कंटेंट आपको मिला करेगा हर टाइम पर, 2 वीडियो में। तो अब अच्छे से उसको पढ़ाई करें थोड़ा पहले की कंपैरिजन में। और देखिए ये लॉकडाउन में भी अभी लंबा खींच सकता है, क्योंकि भले ही 17 मई तक लगा है, बट स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो भी हैं वो मे बी जुलाई से पहले तो कोई चांस नहीं है, और जुलाई के बाद अगर सितंबर में पहुंच सकता है। तो इसीलिए पढ़ाई आपको ऑनलाइन ही करनी है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छी तरह से अपना एफर्ट लगाएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, अब ऐसे आपको अच्छे से वीडियो दिखेगी, आवाज़ भी आ रही होगी क्लियर, और आप लोग नोट्स बनाते रहें। डेफिनेशन यहाँ पर भी लिखनी है, मैं भी डेफिनेशन अलग से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपको प्रॉपर लग रही है इसको लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, दोनों बढ़िया है, एकदम सही है। ठीक है, प्रॉपर है। और थोड़ा फीडबैक भी दें। घरों के काम आप लोगों ने फाइनल कर लिया होंगे, गेहूँ कटाई वगैरह जो भी आप लोग करने वाले हैं वो सब फाइनल हो गया होगा। अब अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ाई कीजिए। तो देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए, हमने जो अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन दी थी वो ये थी कि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब अगर घातों की योग को अभिक्रिया की कोटि कह रहे हैं, और अगर घातों का योग शून्य हो जाए तो अभिक्रिया हो जाएगी शून्य कोटि की। अगर घातों का योग 1 हो जाए तो अभिक्रिया हो जाएगी प्रथम कोटि की। अगर घातों का योग 2 हो जाए तो अभिक्रिया हो जाएगी द्वितीय कोटि की। अगर घातों का योग 3 हो जाए तो अभिक्रिया हो जाएगी तृतीय कोटि की। बात समझ में आ गई होगी? अरे आ रही है ना समझ में बात? घातों का योग अगर भिन्नात्मक है तो उस अभिक्रिया की कोटि वही होगी, जैसे 5/2, 3/2, इस तरीके से जो भी आए उस अभिक्रिया की कोटि वही होगी। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि के बारे में जानकारी आपको पहले से है। तो अब शून्य कोटि की अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, डेफिनेशन में लिखा है स्क्रीन पर कि जब अभिक्रिया वेग क्रियाकार को जानते हैं, अभिकारक जो होते हैं, क्या होते हैं? क्रियाकारक, अभिकारक। जब अभिक्रिया वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती, किसके? शून्य घात के समानुपाती होता है, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। भाई इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आप इसको ना लिखना चाहें या इसको भी लिख लीजिए, और या करके दूसरी डेफिनेशन को लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूं कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों का योग शून्य है, तब अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है, या अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वे अभिक्रिया जिनके वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों का योग शून्य होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ में आ गए हो क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया? अब देखिए, नीचे हम लोग इसके लिए एक डेरिवेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेरिवेशन, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 ही अभिक्रियाओं के व्यंजक हैं, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। ठीक है, और इन दोनों में से एक तो श्योर है, कोई सा भी आ जाए, शून्य कोटि का है, प्रथम कोटि का है, शायद इस बार प्रथम कोटि का आ गया है। ठीक है,
मतलब 6-7 सेट जो भी बनते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसमें दोनों में से एक ना एक में मतलब रहता है हर साल। ऐसा कोई सा भी साल नहीं जाता जब यहाँ से आपको ना मिले टॉपिक, यहाँ से मिलता ही मिलता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कैसा टॉपिक? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम अब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। देखिए, माना एक अभिक्रिया निम्न है, माना एक अभिक्रिया निम्न है, स्क्रीन पर देखेंगे, तथा आर रिएक्शन मार्क उत्पाद, आर फॉर हम लोग रिएक्टेंट कह सकते हैं, पी फॉर कह सकते हैं प्रोडक्ट। यह भी हो सकता है कि आर रिएक्शन मार्क प्रोडक्ट यानी कि पी। ठीक है, तो आर रिएक्शन मार्क उत्पाद। ठीक है, ये कोई अभिक्रिया है, कोई हो सकती जो भी है भाई, मान के चलो HCl रिएक्शन मार्क H2 + Cl2 ऐसे हो सकती है, HI रिएक्शन मार्क H2 + I2 ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक अभिकारक से क्या बना है? एक उत्पाद। तो एक अभिक्रिया है। ठीक है, माना t बराबर 0 समय पर क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 तथा t समय पश्चात इसकी सांद्रता R हो जाती है। देखिए, R0 जहां पर 0 लगा है वो शो करता है प्रारंभिक को, ये शुद्ध अवस्था में। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? R0, और अंतिम सांद्रता कितनी हो जाती है? R। यानी कि t बराबर 0 समय पर जो अभिकारकों की सांद्रता थी, प्रारंभिक सांद्रता, वो कितनी थी? R0। देखिए, बड़े ब्रैकेट में बंद किया है उसको, इसका मतलब एक्टिव मास यानी कि सक्रिय द्रव्यमान, या फिर कह सकते हैं सांद्रता। ठीक है, मोल पर लीटर में होता है एक्टिव मास भी। ठीक है, तो t बराबर 0 समय पर क्रिया कारक की जो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? R0 है, तथा t समय पश्चात इसकी जो सांद्रता हो जाती है वो कितनी हो जाती है? R हो जाती है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, नीचे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो वेग है, जो अभिक्रिया का वेग है वो प्रोपोर्शनल है किसके? R0 के। किसके? R0 के। ठीक है, यानी कि जो अभिकारक है भाई, जो वेग समीकरण होता है उसमें जो सांद्रता पद होते हैं अभिकारक ही होते हैं। ठीक है, तो सांद्रता पद क्या है? केवल R है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? R0। तो R0 की पावर कितनी होनी चाहिए? अरे बताओ कितनी होनी चाहिए R0 की पावर? R0 की पावर कितनी होनी चाहिए? अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू R0, अर्थात जो अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो R0 की पावर 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सांद्रता पदों की घातों का योग कितना होना चाहिए? 0। तो अभिक्रिया का जो वेग होना चाहिए वो R0 की घात कितना होना चाहिए? 0। अरे कितना होना चाहिए? 0। आप लोग प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे और क्या लाएंगे? एक नियतांक लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? एक नियतांक लेकर आएंगे k। क्या लेकर आएंगे? एक नियतांक k। और अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक के सापेक्ष क्या होता है? माइनस के dr/dt। भाई, उत्पाद के सापेक्ष प्लस के dr/dt, और अभिकारक के सापेक्ष क्या होता है? माइनस के dr/dt। क्यों माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ऋणात्मक चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है? कमी को। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारक के सापेक्ष वो कितना है? माइनस के dr/dt, और बराबर k इंटू R0 की पावर 0। आप लोग 0 लिख सकते हो। ठीक है, 0 लिख लेना यहाँ पर, इस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। आप लोग R0 की पावर 0 लेके चलेंगे कि अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू R0 की घात 0, क्योंकि सांद्रता पदों की घातों का योग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है? चूंकि R0 बराबर 1, तो आप लोग इसको R0 की घात 0 लिखेंगे। तो चूंकि R0 की घात 0 बराबर है, तो किसी भी संख्या की पावर कितनी होती है? अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? हमेशा कितनी आती है? 1 आती है। अरे आती है नहीं, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, देखिए, तो R0 कितना हो गया हमारा? 1 अतः माइनस के dr/dt बराबर k, क्योंकि R0 की जगह क्या आ गया बच्चों? k आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो R0 बराबर 1 हो गया और माइनस के dr/dt बराबर k। देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है?
इस माइनस को आप लोग उस ओर लेके जाइए, माइनस के KDT लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा माइनस से गुणा, चाहे तो माइनस से गुणा कर लीजिए, या फिर इस माइनस को जब आप लोग इसको इस ओर लेके जाएंगे तो माइनस के KDT हो जाएगा, ठीक है, या माइनस से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो dr बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के KDT। अब क्या करेंगे हम लोग, समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, ठीक है। इंटीग्रेशन dr बराबर इंटीग्रेशन माइनस के KDT। देखिए ये माइनस को आप लोग बाहर लिख सकते हो पहले से ही, इंटीग्रेशन माइनस के KDT लिखा है, चाहे तो ऐसे लिख लो, माइनस को पहले ही इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख लो, ठीक है। और जब आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो dr, ठीक है ना, यानी कि x मान के चल सकते हो, सॉरी dr हम लोग r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन क्या है इसके मल्टीपल में कितना, 1 इंटू dr लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू dr। तो r के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, r, अर्थात एक का यानी कि t के रेस्पेक्ट में एक का समाकलन क्या होता है, एक, सॉरी t, और x के रेस्पेक्ट में 1 का कितना हो जाएगा, x। तो dr के रेस्पेक्ट, r के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका r बराबर माइनस का k तो पहले से था, क्या था बच्चों, माइनस का, देखिए k कोस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कोस्टेंट, और कोस्टेंट को हम लोग बाहर लिख लेते, तो माइनस का k हमने बाहर लिख लिया, और यहाँ पर भी क्या है, 1 इंटू dt बचा। अरे क्या बचा यहाँ पर, 1 इंटू dt। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1 का क्या हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में t, और प्लस i। देखिए हम लोग नॉर्मली c जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ा हम लोगों ने, i, इंटीग्रेशन कोस्टेंट, ठीक है। समीकरण नंबर 1, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर आपको लाइन समझ में नहीं आई होगी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इंटीग्रेशन क्या है दोनों पक्षों का, क्या क्या है दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन dr बराबर माइनस के इंटीग्रेशन k इंटू dt। अब देखिए ये तो dr है और ये क्या है dt, k ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो dr के मल्टीप्लाई में 1 तो लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे लिख सकता हूँ नहीं, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू dr। अब dr के रेस्पेक्ट में, अर्थात r के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का कितना हो जाएगा, r। अरे आप dx के रेस्पेक्ट में 1 का करोगे तो x हो जाएगा, dt के रेस्पेक्ट में 1 का करोगे तो t आ जाएगा। उसी तरीके से dr के रेस्पेक्ट में जब आपने 1 का किया तो कितना आ गया, r, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन था, माइनस का k क्या है इसमें, कांस्टेंट है, तो माइनस के k को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, तो 1 इंटू डी बचा, इंटीग्रेशन 1 इंटू dt। अब t के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, और प्लस के आई, समीकरण नंबर 1। अब तो समझ में आ गई होगी बात, तो ये बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। यहाँ आई क्या है, समाकलन स्थिरांक है, अर्थात ये क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मान निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसका मान कैसे हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। यदि t बराबर 0 है तो r बराबर r0 होगा, अर्थात जो r है हमारी अंतिम सांद्रता है, t समय पर सांद्रता है, ठीक है, और समय कितना है 0। तो जो अंतिम सांद्रता है t बराबर 0, वही प्रारंभिक सांद्रता है जब स्टार्टिंग हुई रिएक्शन। तो प्रारंभ में अंतिम सांद्रता और प्रारंभिक सांद्रता दोनों समान होंगी, होंगी नहीं, अरे जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई। तो t बराबर 0 समय पर, अर्थात प्रारंभ में r बराबर r0 होगा। अतः समीकरण 1 से, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट का मान जब भी निकालेंगे तो किस पर निकालते हैं, प्रारंभिक कंडीशन पर ही निकालते हैं। किस पर निकालते हैं बच्चों, प्रारंभिक कंडीशन पर ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब प्रारंभिक कंडीशन पर आप लोग निकालेंगे, यदि t बराबर 0 है तो r बराबर r0 होगा, अतः समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में आप लोगों ने क्या रखेंगे, r की जगह क्या रखोगे, अरे r की जगह क्या रखोगे, अतः समीकरण 1 से r बराबर माइनस के KT और प्लस r0 प्लस r0। यहाँ पर कुछ मिस हो रखा है इसमें बच्चों। देखिए हमारी जो समीकरण है, हमारी समीकरण इस तरीके से है कि r बराबर माइनस के KT और प्लस के i, क्या है प्लस के i। हम लोगों को i की तो वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, ये जो r0 लिखा है ये गलत है, क्या है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपने जो r था, ये जो r था, r की जगह क्या लिखा है आप लोगों ने, r0। अरे r की जगह क्या लिखेंगे, r0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मिस हो रखा है बच्चों, इसे थोड़ा देख लेंगे आप लोग।
देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस है, इसने क्या किया है, समीकरण अतः समीकरण 1 से जो ये r है ना, r, इसकी जगह आप लोग r नोट रखेंगे, अर्थात आपको समीकरण 1 में r बराबर r नोट रखना है, इतने याद रखेंगे। तो यहाँ पर जब आप लोग r नोट रखेंगे तो r नोट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के kt प्लस आई, क्या हो जाएगा, माइनस के kt प्लस आई हो जाएगा जब आप लोग r नोट रखेंगे, ठीक है, kt प्लस आई हो जाएगा। और फिर क्या है, ये माइनस के kt है, तो kt प्लस आई होने के कारण आप लोग kt को इस ओर लेकर आएंगे, किस ओर लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अरे कैसा हो जाएगा, kt क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी मिस हो रखा है, आपको t बराबर 0 रखना है, क्या रखना है, t बराबर 0 भी रखना है, ठीक है। यहाँ पर मान ये मतलब यहाँ पर थोड़ा मिस हो रखा है बच्चों पीडीएफ में, मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को। देखिए कैसे निकालेंगे, आप लोगों को आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे तो टी बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में, और आर बराबर रखेंगे आर नोट। जब आप लोग आर बराबर आर नोट रखेंगे तो यहाँ पर आर नोट हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, आई, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, आई। तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, आर नोट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आर नोट, ठीक है, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नोट आ जाएगी। फिर से आप लोग जब मान रखेंगे फिर से समीकरण 1 में, तो क्या आ जाएगा, आर बराबर माइनस के kt प्लस आर नोट। देखिए इसने सीधा मान निकाल के ना वहां पर निम्न प्रकार याद कर सकते हैं, यदि टी बराबर 0 तो आर बराबर आर नोट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये लिखना था, आई बराबर क्या होगा, आई बराबर आर नोट होगा। तो समीकरण 1 से ये आ जाएगा आपका kt बराबर आर नोट माइनस के आर, या k बराबर टी को इसके अपोन में ले जाएंगे, आर नोट माइनस आर अपॉन टी। यह शून्य कोटि का अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से इसको, आप आर नोट माइनस आर को डेल्टा आर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आर नोट माइनस आर को डेल्टा आर भी लिख सकते हो। एक बार मैं फिर से समझा दूं आपको मोटे तौर पर, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग, देखिए ये कोई हमारे पास अभिक्रिया थी, क्या थी हमारे पास, एक अभिक्रिया थी, ठीक है। कोई अभिक्रिया मानी थी हमने, आर्थिक सन्मार्ग उत्पाद टी बराबर 0 समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आर नोट थी, तब टी समय पश्चात कितनी आती है, आर, ठीक है। शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होगा, तो आर नोट की घात आप लोग 0 लिखेंगे ऊपर, अभिक्रिया का वेग माइनस के डी आर अपॉन डी टी बराबर के इंटू आर नोट, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो सो माइनस के डी आर अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, के, माइनस से गुणा कर दी तो डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, के, ठीक है। यह लिख सकते हैं डी आर बराबर माइनस के डी टी, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो डी आर का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन हो जाएगा आर, और टी का सॉरी 1 का कितना हो जाएगा, डी टी का कितना हो जाएगा, टी, प्लस के आई, आई क्या है, समाकलन स्थिरांक है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आप लोग प्रारंभिक कंडीशन में ज्ञात करते हैं हमेशा, कैसी कंडीशन में, प्रारंभिक कंडीशन में इसको ज्ञात करते हैं, यदि टी बराबर 0 है तो आर बराबर क्या होगा, आर नोट। केवल आप इतना रखेंगे, जब टी बराबर आप लोग समीकरण 1 में 0 रखेंगे और आर बराबर आर नोट रखेंगे, तो वहां से आपको जो वैल्यू निकल कर क्या मिलेगी बच्चों, वहां से जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी आर नोट, क्या आएगी, आई की वैल्यू आर नोट आएगी, ठीक है। अरे कितनी आएगी बच्चों, आर नोट निकल कर आएगी। अतः समीकरण 1 से आर बराबर माइनस के kt प्लस आई की जगह क्या रख दिया, आर नोट, kt को इस ओर ले आए, अरे किस ओर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में, और इस आर को इस ओर ले गए, तो इस ओर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो k बराबर अब इसका अपॉन में टी जाएगा, तो आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ये शून्य कोटि का अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, ठीक है। अब क्या है, शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात करना, ठीक है। इसको अगले वीडियो में करेंगे हम लोग ज्ञात।